हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हमारा जो टॉपिक है, एक डाइपोल है, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक्सपीरियंस होती है, कितनी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारे पास एक डाइपोल है। यहाँ तक जो डिस्टेंस प्लस माइनस क्यू से लेके ओ तक जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए डिस्टेंस। ठीक है, इसी तरह ओ से लेके दूसरे चार्ज तक जो डिस्टेंस है, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं ए। दोनों को मिला के जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को हम कहते हैं 2e। ये हमारी आ गई डाइपोल। इस डाइपोल की वजह से इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट क्या है, इसके सेंटर से परपेंडिकुलर पॉइंट जो इधर एक पॉइंट लेते हैं, उसको हम बोले इक्वेटोरियल पॉइंट। ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट है। यहाँ हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं। ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा हमने। ठीक है, तो अब हमें देखना है इस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितनी फोर्स, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और लग रही है। ठीक है, और इस प्लस चार्ज की वजह से इस प्लस चार्ज टेस्ट चार्ज पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, उसको हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, पहले हमने एक्सिस पे रखा था, अब इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं इस माइनस, ये जो यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, पहले ये देख लो। ये जो यहाँ मैंने रखा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम मैं देता हूँ पी पॉइंट। मैंने टेस्ट चार्ज को रखा पी पॉइंट पे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ओ से लेके जो पी तक डिस्टेंस है, इसका नाम है आर। अब हमें देखना है इस माइनस चार्ज से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितनी फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है। तो वो क्या होगी, इस माइनस चार्ज से की वजह से इस प्लस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स होगी, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो किसके ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, अट्रैक्शन की होगी, रिपल्शन की होगी। ये माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो जाहिर सी बात है इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ये टेस्ट चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इधर की ओर होगी। ठीक है, अट्रैक्शन की होगी। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो उसकी वजह इलेक्ट्रिक फील्ड में वो इधर खींच रही होगी, इस माइनस चार्ज की तरफ, उस टेस्ट चार्ज को। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं हम E1। क्या नाम दिया मैंने, E1। ठीक है, अब देखते हैं इस प्लस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस है और ये टेस्ट चार्ज प्लस है, तो जाहिर सी बात है इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उधर की ओर होगी, उसको रिपेल कर रही होगी। इस प्लस चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है, तो जो पहले जो फोर्स लग रही है, फोर्स कौन सी फोर्स होगी, रिपेल करने वाली फोर्स होगी। उस रिपेल करने वाली फोर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो वो क्या होगी, रिपल्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इसको इस चार्ज को उधर रिपेल कर रही होगी, इसको हम बोलते हैं E2। ठीक है, अब इनको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये दो वेक्टर हैं, एक E1 वेक्टर है, दूसरा E2 वेक्टर है। तो इन दो वेक्टर को हम, जिस वक्त दो वेक्टर हों, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए उन वेक्टर को रिजॉल्व किया जाता है टू कंपोनेंट में, जिसको कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर। जैसे एक हमारे पास ये वेक्टर है, ठीक है, और इस वेक्टर को अगर हमें रिजॉल्व करना है, इसको अगर एक सिंगल वेक्टर है, तो इसकी हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इसकी जो डिटरमाइन अगर करनी है, तो इस ये ए वेक्टर है, डिटरमाइन करने के लिए इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, इसको रिजॉल्व करते हैं हम टू कंपोनेंट में। द रिजॉल्व ऑफ वन वेक्टर इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। उसको क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और इस डायरेक्शन, इस वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, तो इसकी जो रिजोल्यूशन ऑफ टू वेक्टर होगी, वो भी एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इसको हम बोलेंगे, ये ए वेक्टर है तो ए कॉस ऑफ थीटा, और इसको हम बोलेंगे ए साइन ऑफ थीटा। तो अब ये रिजोल्यूशन किस तरह, E1 को रिजॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में, उसी तरह E2 को रिजॉल्व करेंगे टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में। अब वो जो रिजोल्यूशन होगी वेक्टर की, वो वेक्टर की डायरेक्शन उसी ओर होगी जिस डायरेक्शन की तरफ जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो वेक्टर E वेक्टर जिस तरफ है, उसी तरफ हमें उनको भी रिजॉल्व करना है। E1 कैसे रिजॉल्व होगा, एक इसका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होगा, ठीक है, और एक इसका ये आगे E1
कॉस ऑफ थीटा, और ये जो इधर रिजॉल्व होगा 1 साइन ऑफ थीटा। दो कंपोनेंट में मैंने इस वेक्टर को रिजॉल्व किया E1 को। एक इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है E साइन थीटा, और दूसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है E कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसी तरह से इस E2 को भी दो रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे। अब इसको कैसे रिजॉल्व करेंगे? ऐसे तो रिजॉल्व करेंगे नहीं, क्यों? इसकी डायरेक्शन इधर है तो इसको भी इधर ही, इसका मतलब इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो भी इसी डायरेक्शन, इसी पे आएगा, इसी लाइन पे आएगा। यहाँ E2 कॉस ऑफ थीटा, E2 कॉस ऑफ थीटा, और जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा E2 साइन ऑफ थीटा। अब जो कुछ मैंने ये बनाया है, जो लफ्ज़ों में लिखता हूं, तो फिर मैंने डायग्राम बनाई है, इस तरह से मैंने इसको लिखा है। लेट डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। एक डाइपोल है जिसमें दो चार्ज हैं सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2a। वी फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है इक्वेटोरियल पॉइंट पे। E is the electric field experienced by test charge Q naught due to minus Q, and E2 is the electric field experienced by test charge due to the plus Q. To calculate E1, we resolve E1 into two rectangular component, E1 sin theta vertically downward direction and E1 cos theta horizontal, and same as to calculate E2, we resolve E2 into two rectangular component, E2 cos theta horizontal and E2 sin theta vertical upward direction। ठीक है, इस तरह से जो मैंने किया है उसको मैंने इस तरह लिखा है। अब इसके बाद हम इसकी डेरिवेशन को कैलकुलेट करते हैं। अब हम E1 को कैलकुलेट करते हैं। E1 क्या है? इस माइनस चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम बोलेंगे E। तो ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है? ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये किसकी अट्रैक्ट कर रही होगी, इसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही होगी, तो अट्रैक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो E हम लिखते हैं E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसके बराबर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर जो इसमें डिस्टेंस होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, इनके दोनों के बीच में डिस्टेंस कौन सा है? AP डिस्टेंस, AP का स्क्वायर। ठीक है, अब AP किसके बराबर है? यहाँ देखो, ये हाइपोटेन्यूज है, ये राइट एंगल बन रहा है, यहाँ A है, यहाँ O है, यहाँ P है। इस राइट एंगल में अगर ये साइड कौन सी? ये AO किसके बराबर है? A के बराबर है। और OP किसके बराबर है? OP जो R के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब ये साइड हमें मालूम करनी है। तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है कि अगर हमें बेस दिया है, परपेंडिकुलर भी दिया है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं है, तो हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? AP जो होगा वो AP का स्क्वायर किसके बराबर होता है? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो इसके बराबर होगा A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मतलब AP की वैल्यू क्या आएगी? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AP स्क्वायर किसके बराबर है? A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ठीक है, इसको मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। E1 की वैल्यू हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हम E2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। E2 क्या है? E2 प्लस चार्ज और इस टेस्ट चार्ज के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो क्या है? E2 क्या है? E2 इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिस्टेंस क्या है? BP का स्क्वायर, BP का स्क्वायर। अब BP क्या है? देखो, अब ये कौन सा ट्रायंगल है? अब ये ट्रायंगल उस तरफ हो जाएगा, ऐसा है। तो अब इस ट्रायंगल में ये साइड, ये हमें पता है OB क्या है? A के बराबर है, और यहाँ से यहाँ कितना है? R है। तो ये हाइपोटेन्यूज नहीं पता, हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा? फिर BP का स्क्वायर किसके बराबर होगा? वही बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये भी सेम हो जाएगा।
क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बीपी किसके बराबर होगा, ए स्केयर प्लस आर स्केयर। ये हमारे पास E2 की वैल्यू आ गई, E2 की वैल्यू आ गई। अब देखो इसको मानते हैं इक्वेशन सेकंड। E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू में कोई फर्क है, बिल्कुल सेम है। क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्केयर प्लस आर स्केयर, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्केयर प्लस आर स्केयर, दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सीधा हम E1 भी ले सकते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, E1। क्यों कि बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2 है। अगर E1 इज इक्वल टू E2 है तो इसका मतलब E2 इज इक्वल टू E1 भी हो सकता है, E1 इज इक्वल टू E2। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E1 भी ले सकते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E2 भी ले सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये किसके बराबर होगी, यहाँ देखो हमने इसको E1 को और E2 को दो रेक्टेंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व किया हुआ है। अब यहाँ देखो E1 साइन थीटा नीचे है, E2 कॉस ऑफ थीटा ऊपर है। दोनों E1 और E2 की वैल्यू भी सेम है, तो साइन थीटा एंगल भी सेम है, तो दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे भी और ऊपर भी, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट है, तो वो क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। जिसमें कोई भी क्वांटिटी इक्वल एंड अपोजिट होती है तो वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो हम लिखेंगे, इधर लिख सकते हैं E1 साइन थीटा E2 cos थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो दे कैंसिल आउट। वो कैंसिल आउट हो गए तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आएगी, ये E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आ सकती है, E1 cos ऑफ थीटा प्लस E2 cos ऑफ थीटा। अब E1 E2 दोनों बराबर है तो मैं इसको सीधा E भी लिख सकता हूँ, E1 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज E1 इज इक्वल टू E2 है, तो हम सीधा इसको यहाँ E1 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, तो क्या आएगा 2E1 cos ऑफ थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर आई, ये याद रखो 2E1 cos ऑफ थीटा के बराबर। अब हम आगे देख चलते हैं, क्योंकि E1 cos साइन थीटा और E2 साइन cos E2 साइन थीटा और E1 साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट थे, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, तो उनको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब मैंने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक डायरेक्शन पे लग रहे थे उनको दोनों को प्लस किया, E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा बन गया 2E1 cos ऑफ थीटा। अब हम यहाँ इसकी एक्सप्रेशन के लिए वैल्यू पुट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2E1 की वैल्यू क्या है, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्केयर प्लस आर स्केयर, ठीक है। तो आगे cos ऑफ थीटा, cos थीटा किसके बराबर है, देखो इस ट्रायंगल में cos थीटा किसके बराबर है, यहाँ बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज हमें पता है यहाँ किसके बराबर है, AP किसके बराबर है, AP का स्केयर जो है वो किसके बराबर है, ए स्केयर प्लस आर स्केयर। तो नीचे BP का स्केयर जो है वो भी, दोनों हाइपोटेन्यूज सेम है। इस ट्रायंगल से लो या इस ट्रायंगल से लो, जिस मर्जी ट्रायंगल से लो, ठीक है। ये अगर E1 हम ले रहे हैं तो इसका मतलब हम ये ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। तो अगर वो लेंगे तो हम E2 अगर ले रहे हैं यहाँ पे तो हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, तो लेकिन दोनों में हाइपोटेन्यूज की जो वैल्यू है वो बिल्कुल सेम है, तो बेस भी सेम है और परपेंडिकुलर भी सेम है। तो इसका मतलब cos किसके बराबर होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है इसका, बेस है इसका OA, तो वो किसके बराबर है, A के बराबर है। यहाँ से यहाँ कौन सा डिस्टेंस है, E, ये आ गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, अब ये ले रहे हैं तो AP का स्केयर, तो AP का स्केयर क्या आता है, जब हम स्केयर जब AP की वैल्यू निकालेंगे तो स्केयर उधर जाके रूट बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये A स्केयर प्लस R स्केयर, ठीक है, R स्केयर। ये क्या है, cos थीटा इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का भी cos थीटा सेम है, दोनों ट्रायंगल का cos थीटा सेम है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, 2Q अपॉन 2QA, या इसको हम लिख सकते हैं 2AQ भी लिख सकते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों सेम है। अब इसकी पावर 1 है, ए स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर 1 है, और इसकी पावर क्या है, रूट क्या है 1/2,
तो बेसिस आर सेम, पावर आर एडेड, तो क्या हो जाएंगे ए स्केयर प्लस आर स्केयर 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2। ठीक है, 3/2 हो गया। तो ये हमारी लास्ट एक्सप्रेशन निकलती है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्यू इंटू 2a 4πε0 ए स्केयर प्लस आर स्केयर 3/2। तो ये जो आपने पहले ही पढ़ लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इन द डिस्टेंस बिटवीन देम वो किसके बराबर होता है, डाइपोल के बराबर, p के बराबर होता है। तो E किसके बराबर होगा, p/4πε0 ए स्केयर प्लस आर स्केयर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके बराबर आया, E इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P 4πε0 ए स्केयर प्लस आर स्केयर की पावर 3/2। तो ये P इसलिए आया क्योंकि P किसके बराबर होता है, Q इंटू 2a, तो Q इंटू 2a ऊपर था तो ये डाइपोल मोमेंट बन गया। तो ये हमारी लास्ट एक्सप्रेशन आती है। अगर सपोज करो ए डिस्टेंस है, ये जो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, अगर इज लेस देन आर, ये वेरी वेरी लेस हो आर डिस्टेंस से, तो इसका मतलब तब क्या होगा, हम ए को निगलेक्ट कर देंगे तो ए निगलेक्ट हो जाएगा। तो ये क्या आएगा, इज इक्वल टू p/4π। तो ए अगर निगलेक्ट हो गया तो आर स्केयर था, तो यहाँ 3/2, तो स्केयर और स्केयर कैंसिल, तो आर क्यूब हो जाएगा। ठीक, तो ए को हमने निगलेक्ट कर दिया। अगर इस केस में, इसका स्पेशल केस है कि अगर 2a डिस्टेंस जो है ये बिल्कुल छोटा हो, उसके बाद ये किसके लिए अगर प्रोपोर्शनलिटी साइन लगेगा, सारा प्रोपोर्शनलिटी साइन से हट जाएगा और उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r³ है।